कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। तो चलिए अब दूसरा भाग शुरू करते हैं। ये कॉलोनी वालों को भी दिखने लगा था कि संयम का माधुरी के संग व्यवहार कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। एक शादीशुदा पुरुष का यूं अनब्याही लड़की के साथ मेल मिलाप ठीक नहीं था। कॉलोनी के लोग अब दोनों के रिश्तों के बारे में बातें बनाने लगे थे। एक दिन ये बात वसुधा दीदी ने भी सरगम से कही। वे सरगम से बोली कि सरगम, जरा अपने पति की लगाम खींच करके रख। उस माधुरी से उसका ज्यादा मेल जोल अच्छा नहीं है, कहीं आगे जा करके तुझे पछताना ना पड़े। फिर क्या था? वसुधा दीदी की बात सुन करके सरगम गुस्से से उबल पड़ी और घर जा करके बिस्तर पर लेट गई। दोपहर से शाम हुई और शाम से रात हो चली थी, लेकिन संयम अभी तक घर नहीं लौटा। तभी दरवाजे की घंटी बजी और उसने बिस्तर से उठ करके दरवाजा खोला और जो उसने देखा उसे देख करके उसका पारा चढ़ गया, क्योंकि आज संयम माधुरी को घर ले करके आया था। माधुरी को अपने घर में देख करके वो संयम से भी चिढ़ गई थी। वो उस समय तो कुछ नहीं बोली, लेकिन माधुरी से बिना मिले ही अपने कमरे में जाने लगी। तब संयम सरगम से बोला, सरगम देखो तो माधुरी आई है, जरा पानी वानी तो पिलाओ इन्हें। क्यों, इनके घर पर पानी नहीं है क्या? पास में ही तो रहती हैं, अपने घर जा करके पानी क्यों नहीं पी लेती? सरगम गुस्से से बोली। इतना सुनना था कि माधुरी बोली, सही तो कह रही है सरगम, मैं अब अपने घर जाती हूँ, वहीं पानी पी लूंगी। इतना कह करके माधुरी चली गई। संयम ने घर का दरवाजा बंद किया और फिर सरगम से पूछा, मेहमानों से कोई ऐसे पेश आता है? ये तुम्हें क्या हो गया है? वो मेरे घर में मुंह उठा करके चली आएगी और मैं ये सब सहन कर लूंगी? मैं हरगिज भी ये सब सहन नहीं करूंगी। सरगम बोली, उसने तुम्हें तो कभी कुछ बुरा नहीं बोला, तो फिर तुम उससे इतना क्यों चिढ़ती हो? संयम ने पूछा। बुरा तो नहीं बोल रही है, लेकिन बुरा कर तो रही है। सरगम बोली। भला वो क्या बुरा कर रही है तुम्हारा? संयम ने पूछा। तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही है वो चुड़ैल। सरगम ये कहते कहते रो पड़ी। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो? संयम ने सरगम से पूछा। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, सरगम बोली। लेकिन तुम क्यों मरोगी मेरे बिना? संयम ने पूछा। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। और सरगम रोते हुए संयम के गले लग गई थी। सच में मुझसे प्यार करती हो तुम? संयम ने पूछा। हाँ सच में, सरगम रोते हुए बोली। पगली हो तुम बिल्कुल। पता है मैं तुमसे कब से प्यार करता हूँ? जब से तुम दुल्हन के लिबास में बिस्तर में पांव पसार करके लेटी थी, तब से। उस रात तुमने मेरे माथे को चूमा था, उसकी गर्माहट मुझे आज भी अपने माथे पर महसूस होती है। मेरे प्यार को समझने में तुमने इतनी देर लगा दी। और ये कहते कहते संयम की आंखें भी बरस पड़ी। फिर उसने सरगम को अपनी बाहों में जकड़ लिया। अच्छा, तो उस रात तुम जाग रहे थे जब मैंने तुम्हारा माथा चूमा था, तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? सरगम ने पूछा। वो कहने वाली बात थोड़े थी, मुझे पता चल गया था कि तुम मुझे चाहने लगी हो, संयम बोला। और ये कहते हुए सरगम ने और भी कस के संयम को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उस रात चांद और उसकी चांदनी ने दोनों के मधुर मिलन की गवाही दी। उस दिन दोनों की जिंदगी ने सही मोड़ ले लिया था। अब सरगम पूर्णता गृहिणी बन चुकी थी। जब इस बार वो गांव गई तो सभी उसे देखते रह गए कि ये वही अल्हड़ सरगम है जिसे कुछ नहीं आता था। और अब देखो तो पूरा घर सिर पर उठाए घूमती है, सारे काम काज में निपुण हो गई है। वो इस बार मायके भी गई और कनकलता ने जब दोनों को देखा तो बोली, आखिरकार दामाद जी सरगम का दिल जीतने में कामयाब हो ही गए। कुछ दिन गांव में रह करके फिर से दोनों शहर आ गए थे, क्योंकि सरगम ने अब 10वीं पास करके 11वीं में एडमिशन ले लिया था। उसे संयम ने पढ़ाई जारी रखने पर जोर दिया। अब दोनों की जिंदगी की गति सुचारू रूप से चल रही थी। और उधर अब कमलेश्वर के घर पर कमलेश्वर ने अब ग्रेजुएशन कर लिया था
अब वो अपने आगे के भविष्य को लेकर के चिंतित था कि अब वो क्या करे। उसने इंजीनियरिंग कर ली थी और नौकरी की तैयारी में लगा हुआ था। तभी एक दिन उसकी माँ सुमित्रा उसके पास जा कर के उससे पूछा, क्यों रे, तेरे भाई और बहन का ब्याह हो चुका है, तुम कब ब्याह रचाएगा? अगर तू कहे तो देखूं कोई लड़की तेरे लिए। माँ, कितनी बार कहा है कि मुझे अभी ब्याह के झमेले में नहीं फंसना है, जब होना होगा तो हो ही जाएगा, तुम्हें मेरे ब्याह की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कमलेश्वर बोला, बेटा कमल, मत कर उसका इंतजार, ना जाने कहाँ होगी वो सुमित्रा बोली। मैं सरगम का इंतजार बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ माँ, बस मुझे अभी ब्याह नहीं करना है। कमलेश्वर बोला, बेटा तेरी आंखें सब कहती हैं कि तू अभी तक सरगम को भूला नहीं है। तू मुझे लाख छिपा ले अपने मन की बात, लेकिन उसकी गुड़िया, उसकी चूड़ियां और उसके रिबन को कल मैंने तेरे पुराने संदूक में तेरे कमरे की सफाई करते वक्त देखा था। सुमित्रा बोली, तुम गलत समझ रही हो माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कमलेश्वर बोला, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ बेटा, वो तेरे भाग्य में नहीं है। अब तक तो उसका ब्याह भी हो चुका होगा, बाल बच्चों वाली हो गई होगी वो। सुमित्रा बोली, मैं भी देखना चाहता हूँ माँ कि मेरा भाग्य मुझसे कब तक रूठा रहेगा। मेरी उम्मीद हमेशा यूं ही कायम रहेगी। कमलेश्वर बोला, तो तू जिद नहीं छोड़ेगा बेटा? सुमित्रा बोली, माँ, जिद तो तुम कर रही हो, मुझे मेरे अकेलेपन के साथ क्यों नहीं छोड़ देती? कमलेश्वर बोला, जा नहीं करते जिद, लेकिन एक बार फिर से कहूंगी कि उसका इंतजार केवल तुझे कष्ट ही देगा। उस चीज की उम्मीद लगाना गलत है जो तुझे मिल ही नहीं सकती है। इतना कह करके सुमित्रा कमलेश्वर के पास से चली गई और कमलेश्वर फिर से अपनी पुरानी यादों में डूब गया। सरगम और संयम के रिश्ते की मजबूती देख करके माधुरी को बिल्कुल भी अच्छा ना लगता था, क्योंकि अब संयम ने माधुरी से बिल्कुल से दूरियां बना ली थी। संयम ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अब सरगम और उसके दरमियान कोई भी तीसरा आए। वो इस शहर में नई आई थी, इसलिए संयम उसकी मदद कर रहा था। फिर उसे ये भी तो जानना था कि सरगम के मन में क्या है, वो उसे चाहती है या नहीं, माधुरी के साथ रहने से सरगम की क्या प्रतिक्रिया होती है। और अब ये उसने जान लिया था कि सरगम उसे कितना प्यार करती है। दोनों को साथ में देख करके माधुरी मन ही मन कुढ़ती रहती। वो संयम से दोस्ती बनाना चाहती थी, लेकिन संयम उससे दूर भागता था। आपस में भी अब वो उससे कोई मतलब ना रखता। माधुरी सामने पड़ती तो वो अपना रास्ता बदल लेता। इस बात से माधुरी के मन में सरगम के प्रति दुर्भावना पैदा हो गई थी। सरगम और संयम का रिश्ता प्यार और हमदर्दी की छांव में फल फूल रहा था। संयम के प्यार की मिठास के साथ साथ अब सरगम ने 11वीं भी पास कर ली थी और 12वीं में पहुंच गई थी। समय के साथ साथ उसमें समझदारी और गंभीरता भी आती जा रही थी। अब कक्षा में लड़कियां उसे ये देख करके ये नहीं कहती थी कि तुझे कुछ नहीं आता है। संयम और सरगम की शादी की तीसरी सालगिरह थी। संयम ने सरगम को तब कश्मीर ले जाने का सोचा और वो दोनों कश्मीर घूमने के लिए गए। सरगम तो कश्मीर की वादियों में खो सी गई थी। वो पहली बार कहाँ घूमने आई थी और उस पल को वो अपनी आंखों और दिल में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहती थी। उसने उस पल को संयम के संग भरपूर जिया। दोनों हफ्ते भर के लिए वहां गए थे और उन्होंने उन दिनों को भरपूर आनंद उठाया। वे दोनों दिन भर घूमते फिरते और शाम को होटल में आकर के खाना खाते और फिर एक दूसरे की बाहों में सो जाते। कश्मीर से लौटने के बाद 1 ही महीने के भीतर सरगम ने खुशखबरी सुना दी। ये खबर संयम ने चिट्ठी द्वारा जगजीवन राम जी को दी। जगजीवन राम जी तो मारे खुशी के फूले न समाये और सब मिल करके उस पल का इंतजार करने लगे जिस पल नन्ही सी जान सरगम की गोद में होगी। अब सरगम के प्रसव को 1-2 महीने शेष बचे थे, तो जगजीवन राम जी ने दमयंती को सरगम की देखभाल के लिए संयम के पास शहर भेज दिया। महीने बीते और सबको इंतजार का फल मिला। सरगम ने प्यारे से खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। जब सरगम बेटे को लेकर के गांव पहुंची तो जगजीवन राम जी
परपोते को देख करके निहाल हो उठे और बोले, अब मैं मर भी जाऊं तो कोई गम ना होगा, अपने संयम की औलाद को गोदी में खिला लिया और अब ईश्वर से मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर जगजीवन राम जी ने बड़े धूमधाम से बच्चे का कुआं पूजन और नामकरण करवाया और बच्चे का नाम उन्होंने पुलकित रखा। पुलकित को ले करके सरगम मायके भी पहुंची। उसे देख करके संतोषी भी खुश हुई, लेकिन सबसे ज्यादा कनकलता खुश हुई थी। उसने बच्चे की खूब बलैयां ली और उसे ओम वाले लॉकेट की सोने की चैन पहनाई। उसने सरगम को भी तोहफे में सोने के कंगन दिए। दोनों की नजर उतारी। सरगम 1-2 दिन मायके में रह करके फिर ससुराल आ गई। ससुराल में कुछ दिन रुक करके वो फिर से शहर वापस आ गई, क्योंकि उसकी बारहवीं के इम्तहान आने वाले थे। इसलिए पुलकित को संभालने के लिए दमयंती बुआ को संयम अपने साथ ले आया था। सरगम के इम्तहान अब नजदीक आ चुके थे, इसलिए वो अब पढ़ाई में लगने लगी। पुलकित के आ जाने से अब घर के काम भी बढ़ गए थे, इसलिए संयम ने घर के कामों के लिए बाई लगवा ली। दमयंती बुआ, जो कि बाई पर नजर रखने के लिए खाना संयम बना लेता, तो कभी दमयंती बुआ बना ले। सरगम ने 12वीं के इम्तहान भी दे दिए और अच्छे नंबरों से पास भी हो गई। फिर उसने संयम से कहा कि वो अब आगे नहीं पढ़ना चाहती, कॉलेज के लिए समय कहाँ है, पुलकित को संभालना ज़्यादा जरूरी है। सरगम की बात सुन करके संयम बोला, ठीक है, तुम रेगुलर पढ़ाई मत करो, बीए का प्राइवेट फार्म डाल दो, घर में रह करके पढ़ाई करो, जब इम्तहान आ जाए तो पेपर दे देना, कम से कम ग्रेजुएशन तो कर ही लो, फिर आगे मत पढ़ना, मैं कहूँगा भी नहीं। और सरगम ने संयम की बात मान ली। वो अब घर पर रह करके ही पढ़ने लगी थी। अब वो बीए द्वितीय वर्ष में पहुंची तो तब पुलकित 2 साल का हो करके तीसरी में लग चुका था। सबकी जिंदगी यूं ही चल रही थी कि एक दिन सरगम को चक्कर आया और वो गिर पड़ी। दमयंती बुआ घबरा गई। संयम से कहा कि फौरन डॉक्टर को बुलाओ। तब सरगम मुस्कुराते हुए बोली, बुआ जी, डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चक्कर खा करके गिर पड़ी और कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे कौन सी बीमारी है भला, जरा मैं भी तो सुनूं, जो तू इतना मुस्कुरा रही है। दमयंती बुआ बोली, कुछ नहीं बुआ जी, पुलकित का साथी आने वाला है। सरगम बोली, अच्छा अच्छा, तो पहले क्यों नहीं बताया, पगली कहीं की। दमयंती बुआ मुस्कुराते हुए बोली, बस बताने वाली थी, सोच रही थी पहले डॉक्टर से मिल लो फिर बताऊंगी, लेकिन आज इस भेद को खोलना ही पड़ा। सरगम बोली, अब तो तुझे अपना और भी ख्याल रखना पड़ेगा। दमयंती बुआ बोली। साथ में संयम भी खड़ा था और वो सरगम को देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहा था। दमयंती बुआ समझदार थी, इसलिए समझी कि संयम सरगम से बात करना चाहता है। फिर वो पुलकित से बोली, पुलकित बेटा, चलो हम बाहर बरामदे में जा करके खेलते हैं। दमयंती बुआ के जाते ही संयम सरगम से बोला, श्रीमती जी बधाई हो, पहले क्यों नहीं बताया। आपको भी बधाई हो श्रीमान जी। हाँ, खुशखबरी बताने में मैंने थोड़ी देर कर दी। सरगम बोली और फिर वो मुस्कुराते हुए संयम के सीने से लग गई। ये खुशखबरी भी संयम ने चिट्ठी में लिख करके गांव भेज दी। खुशखबरी सुन करके सब बहुत खुश हुए और कुछ ही महीनों के बाद सरगम ने फिर से एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने हर्षित रखा। पुलकित और हर्षित धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और साथ साथ सरगम की पढ़ाई भी चल रही। सरगम का ग्रेजुएशन होते होते पुलकित अब 4 साल का हो चुका था और हर्षित 1.5 साल का हो चुका था। अब सरगम के सिर से पढ़ाई का झंझट भी बिल्कुल से खत्म हो चुका था। वो अब आराम से दोनों बच्चों का ख्याल रखती। इसलिए एक दिन दमयंती बुआ दोनों से बोली, मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए गाँव हो आऊँ। बहुत दिन हो गए बाबूजी को देखे, अब तो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। तब संयम बोला, बुआ जी आप तैयारी बना लीजिए, मैं आपको छोड़ आता हूँ। संयम बोला। फिर संयम दमयंती बुआ को गांव छोड़ करके 2 दिन में ही वापस आ गया और इधर सरगम से माधुरी बहुत बुरी तरह से चिढ़ी बैठी थी।
तो जब देखो तब पूरी कॉलोनी वालों के घर जा जा करके उसकी बुराइयां करती रहती, और जब सरगम को पता चलता तो वो कुछ नहीं बोलती, बस हंसी में टाल देती। सब ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन गांव से चिट्ठी आई और उसमें लिखा था कि जगजीवन राम जी अब इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। डायरिया हो गया था उनको, गांव में थे इसलिए समय से इलाज ना मिल पाया। आधी रात के वक्त कोई भी साधन नहीं मिल रहा था शहर ले जाने के लिए। बड़ी मुश्किल से साधन मिला तो डॉक्टर के पास पहुंचे तो तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। बूढ़ा शरीर बीमारी नहीं झेल पाया। संयम और सरगम ने जब ये खबर पढ़ी तो दोनों रो करके बैठ गए। फिर बड़ी मुश्किल से सरगम ने खुद को और संयम को संभाला। फिर सरगम संयम से बोली, दादाजी के अंतिम दर्शन तो नहीं लिखे थे हमारे नसीब में। खबर आने में इतनी देर जो लग गई, लेकिन उनकी 13वीं में पहुंच जाएंगे तो हम दोनों को थोड़ी संतुष्टि हो जाएगी। संयम बोला, शायद तुम ठीक कहती हो। और दोनों ने गांव जाने की तैयारी की। फिर वे दोनों बच्चों के संग गांव की ओर रवाना हो गए। गांव पहुंचे तो माहौल बहुत ही गम भरा था, क्योंकि जगजीवन राम जी को पूरा गांव बहुत अच्छे से जानता था। वे बहुत ही व्यवहार कुशल थे, हमेशा सबका भला करते थे। उनका कभी भी किसी के संग मनमुटाव नहीं रहता था। रघुबर दयाल जी भी दिनेश के संग 13वीं में आए। गम भरे माहौल में 13वीं निपटी। संयम 13वीं के 2-4 दिन के बाद परिवार के साथ शहर आने को हुआ तो दमयंती बुआ संयम से बोली, बेटा मुझे भी अपने साथ ले चल। यहाँ बाबूजी की छत्र छाया में पल रही थी, वे नहीं रहे तो अब इस घर में रहने का जी नहीं करता है। हाँ बुआ, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि आप हमारे संग आ करके रहिए। और फिर दमयंती उन सब के संग फिर से शहर आ गई। जिंदगी ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी ही थी कि खबर आई कि रघुबर दयाल जी बारिश में सुबह सुबह खेतों को देखने पहुंचे थे कि फसल को ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। तभी जोर की बिजली कड़की और उन पर गिर पड़ी। बिजली गिरने से वहीं पर उनकी मौत हो गई। खबर सरगम के लिए बहुत दर्दनाक थी। रोते बिलखते अपने परिवार के संग वो रघुबर दयाल जी की 13वीं के लिए मायके पहुंची। उसे भी अपने नाना जी के अंतिम दर्शन नसीब ना हुए। नाना जी की 13वीं करके वापस शहर लौटे। अभी एक ही महीना हुआ था कि खबर आई कि संतोषी को लकवा मार गया है, और 10 दिनों तक वो जिंदगी के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन अंत में हार करके मौत के संग चली गई। नानी के 13वीं के लिए एक बार फिर से सरगम को मायके जाना पड़ा। एक ही साल में घर के 3 बुजुर्ग सदस्यों की मौत की खबर ने उसे हिला करके रख दिया था। सबसे ज्यादा कष्ट उसे दादाजी और नाना जी के जाने का था। लेकिन जिंदगी में कितना भी कुछ हो जाए, किसी के छोड़ करके चले जाने से दूसरे लोग जीना तो नहीं छोड़ देते। किसी के जाने से किसी की जिंदगी नहीं रुकती, वो निरंतर गतिमान रहती है। कुछ समय बाद लोग सब स्वीकार कर ही लेते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ ही जाते हैं। यही सरगम ने भी किया और अपनी दुनिया को संभालने में लग गई। अब पुलकित 5 साल का हो गया था, इसलिए संयम ने उसका स्कूल में एडमिशन करा दिया। और हर्षित अभी 2.5 साल से ऊपर का हो आया था। उसकी शरारतों से घर में रौनकें लगी रहती थी। दमयंती बुआ भी पोतों के संग मस्त रहती थी। हंसी खुशी से जिंदगी बीत रही थी। और फिर एक दिन संयम अपने स्कूटर से बाजार गया सामान खरीदने। खरीदारी करके घर लौट ही रहा था कि एक बच्चा उसके स्कूटर के सामने आ गया। उस बच्चे को बचाने के चक्कर में संयम ने अपना स्कूटर दूसरी दिशा में मोड़ा तो सामने से आ रही ट्रक से जा भिड़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने उठा करके उसे अस्पताल पहुंचाया। उसे काफी गंभीर चोटें आई थी। ये खबर जब दमयंती और सरगम को पता चली तो दोनों बच्चों को वसुधा दीदी के पास छोड़ करके जोशी जी के साथ अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने दोनों से कहा, मरीज से मिल लीजिए, शायद उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये सुन करके दोनों के होश उड़ गए। दोनों सहमी सी संयम के पास पहुंची। संयम ने दोनों को देखा तो अटकती और उखड़ी हुई सांसों के साथ दोनों से बोला, मुझे तुम दोनों वचन दो कि मेरे बाद सरगम दूसरी शादी कर लेगी। मेरे लिए जिंदगी पर अपनी मांग को सूना नहीं रखोगी। सरगम, मुझे वचन दो।
वचन दो सरगम, मेरे पास वक्त नहीं है। सरगम तो ना बोल सकी, क्योंकि वो क्या जवाब देती संयम को। उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। वो तो बस उसके साथ ही जीवन भर रहना चाहती थी। लेकिन तभी हिम्मत करके दमयंती बुआ बोली, संयम, जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा। संयम ने ये सुना और संतोष के साथ उसने अपनी आखिरी सांस ली। संयम को जाता देख करके सरगम फूट फूट करके रो पड़ी। फिर संयम के मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। गांव से सब आए, लेकिन अब सबके मन में सरगम के लिए पहले वाले भाव नहीं रह गए थे। उन्हें लगता था कि बहू ही उनके जवान बेटे को खा गई। 13वीं के बाद सबने जल्द से जल्द वापस जाने की तैयारी बना ली, क्योंकि वे अब सरगम और उसके बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार न थे। जगजीवन राम होते तो ऐसा कभी भी नहीं होने देते। तब वहां के हालात देख करके दिनेश ने सरगम से कहा, सरगम, तू मेरे साथ चलेगी? इन सब को मुंह मोड़ लेने दे। तेरा मामा अभी जिंदा है। लेकिन सरगम बेचारी दुख की मारी किसी से क्या कहती भला। वसुधा दीदी ने ये सब देखा तो उनसे ना रहा गया और वो सब के सामने सरगम की सास सुभद्रा से बोल पड़ी, माफ कीजिएगा बहन जी, आप जो कर रही हैं ना अपनी बहू के साथ, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतनी ही फिक्र है उसकी तो आप क्यों नहीं पाल लेती उसके बच्चों को। सरगम की सास सुभद्रा बोली, अरे मैं क्या वो खुद इतनी काबिल है कि खुद को और अपने बच्चों को तो पाल ही लेगी। संयम के इंश्योरेंस है ना, वो सब उसको ही मिलेंगे और नौकरी भी मिल जाएगी। संयम वाला पद तो नहीं मिल सकेगा, लेकिन उसकी पढ़ाई के अनुसार छोटा मोटा पद तो जरूर मिल जाएगा। सही कहते हैं लोग कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तभी तो आज तक पुरुषों के पैर की जूती बनी हुई है। आप माँ हो करके उसका साथ नहीं दे सकती हैं। लानत है आप पर। सरगम नौकरी करेगी तभी आप लोगों के मुंह पर थप्पड़ पड़ेगा और मैं उसका साथ दूंगी। हर पल हर घड़ी मैं उसके साथ साए की तरह रह लूंगी, जब तक कि उसकी नौकरी नहीं लग जाती है। ये सुन करके सुभद्रा ने सबसे कहा, इतना अपमान करवाने के बाद अब आप सब खड़े क्यों हैं? चलिए इस घर से। इतनी बातें सुनने के बाद अब कौन यहाँ रुकना चाहेगा? चलो दमयंती, बिन्नो, तुम भी अपनी तैयारी बना लो। ना भाभी, मैं अब इस बच्ची को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी। संयम ने इसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, मैं संयम को कतई धोखा नहीं दे सकती। दमयंती बुआ बोली, तो अब ये पराये तुम्हें हम लोगों से भी ज्यादा अजीज हो गए हैं। सुभद्रा बोली, ये पराये नहीं, मेरे अपने हैं। संयम को मैंने अपने हाथों से पाल पोस करके बड़ा किया है। ये उसकी निशानियां हैं, इन्हें छोड़ करके मैं कहीं नहीं जा सकती। दमयंती बोली, तो मरो तुम भी इनके साथ। सुभद्रा बोली, और फिर पूरा परिवार गांव लौट आया। एक आध 2 दिन के बाद दिनेश भी गांव लौट गया। उससे सरगम ने गांव जाने को कह दिया था। दिनेश सरगम से बोल करके गया कि मैं आता रहूंगा, 1 आध महीने में यहाँ कोई चिंता की बात हो तो चिट्ठी लिख करके बता देना। अब सरगम का असली संघर्ष शुरू हो चुका था। जोशी जी और वसुधा ने सरगम को संयम के ऑफिस में ही नौकरी दिलवाने में पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। आखिर 6 महीने की मशक्कत के बाद सरगम को नौकरी मिल ही गई। सरगम ऑफिस जाने लगी और दमयंती बुआ बच्चों को संभालती। सरगम को ऑफिस में नौकरी मिल जाने से माधुरी को बहुत बुरा लगा और वो उसके बारे में झूठी झूठी अफवाहें उड़ाने लगी। कभी किसी कर्मचारी का नाम सरगम से जोड़ती तो कभी किसी कर्मचारी का, लेकिन सरगम इन सब पर ध्यान न देती। वो सिर्फ अपना काम करती और घर आ जाती। सिवाय जोशी जी के वो और भी किसी पुरुष से बात ना करती थी। लेकिन अभी भी इतना सब कुछ सरगम के साथ बुरा करके भगवान को संतोष नहीं हुआ था। फिर एक दिन आर्डर आया कि वो ये मकान खाली कर दें, क्योंकि जो संयम का ओहदा था उस पर अब कोई नया इंसान आ रहा था। अब उसका हक बनता था इस घर में रहने का।
सरगम को अब उस घर में जा करके रहना पड़ेगा जहां पर उसके ओहदे वाले कर्मचारी रहते थे। ये चुनौती भी सरगम ने स्वीकार कर ली, क्योंकि संयम ने उसे हमेशा समस्याओं का सामना करना सिखाया था। लेकिन जब उसने वो घर छोड़ा तो वो फूट फूट करके रो पड़ी, क्योंकि ये वही घर था जहां उसने संयम से पहली बार अपने प्यार का इजहार किया था। ये वही घर था जहां वो पहली बार संयम की बाहों में समाई थी। ये वही घर था जहां उसके और संयम की प्यार की निशानियों ने जन्म लिया था। खैर, आखिरकार सरगम अपने नए घर में आ गई और सारा सामान भी जमा लिया। वसुधा और जोशी जी तो हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते थे। फिर से एक बार उसकी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ चली और इधर कमलेश्वर के घर पर माँ और बाबूजी, मेरा कॉल लेटर आ गया है, मुझे कल ही नौकरी ज्वाइन के लिए जाना होगा। कमलेश्वर ने अपनी खुशी अपने माँ बाबूजी के संग बांटते हुए कहा। इतनी जल्दी जाना है तुझे? कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, कैसे सब करेगा? कमलेश्वर की माँ सुमित्रा चिंता करते हुए बोली थी। क्यों, मैं भी तो ऐसे ही गया था नौकरी पर, कोई साथ में कुनबे को लेकर के थोड़े ही जाता है। रामधनी जी बोले। हाँ, बाबूजी ठीक कह रहे हैं, घर तो सरकारी मिल ही जाएगा। रही खाने की बात तो कुछ दिन होटल में खा लूंगा, जब गृहस्थी का सामान बसा लूंगा तो घर में पकाने लगूंगा। कमलेश्वर बोला। बिल्कुल ठीक कहता है कमल, ऐसा ही तो करना पड़ता है। रामधनी जी बोले। तो फिर चल, मैं तेरी तैयारी बना देती हूँ, सुमित्रा बोली। हाँ माँ, सुबह सुबह ही रेलगाड़ी से निकलना होगा, कमलेश्वर बोला। अच्छा चल, मैं तेरे ले जाने के लिए कुछ सूखा नाश्ता बना देती हूँ ताकि कुछ रोज चल जाए, सुमित्रा बोली। हाँ माँ, ठीक रहेगा, मैं तब तक ये खुशखबरी दोस्तों को सुना करके आता हूँ। और इतना कह करके कमल बाहर चला गया। दूसरे दिन सुबह सुबह वो नौकरी के लिए रवाना हो गया। शाम तक पहुंच भी गया और एक होटल में रात भर ठहरा। दूसरे दिन सुबह तैयार हो करके अपना ज्वाइनिंग लेटर ले करके वो अपना नए शहर और नए ऑफिस में पहुंचा। उसके कागजात देख करके उसे ज्वाइनिंग मिल गई और उससे कहा गया कि आप अपने सरकारी घर पर रह सकते हो। उसे उसके लिए रंग रोगन करके रखा गया है। एक दो दिनों में वो अपने नए घर में भी शिफ्ट हो गया। कुछ सामान तो था नहीं, एक बिस्तर बंद और एक सूटकेस बस था उसके पास। उसने कुछ जरूरत का सामान खरीदा और रहने लगा उस घर में। सोचा धीरे धीरे सामान जुटाऊंगा, एक साथ तो नहीं हो पाएगा इतना सब कुछ। आज उसकी नौकरी का पहला रविवार था, तो उसने सोचा कि नौकरी लगने के बाद वो एक भी बार मंदिर नहीं गया है, मौका ही नहीं लगा। आज भगवान के पास माथा टेक करके आता हूँ। कॉलोनी में एक बड़ा सा मंदिर था, उसने ऑफिस जाते आते वक्त देखा था तो सोचा वहीं चला जाता हूँ, और वो चल पड़ा मंदिर की ओर। मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि दो बच्चे खेल रहे हैं। वो वहीं बैठ करके उन्हें खेलते हुए देखने लगा। तभी मंदिर से दर्शन करके दो औरतें बाहर निकली और वे दोनों बच्चे अपनी माँ के पास जा करके प्रसाद का लड्डू मांगने लगे। तब उन बच्चों की माँ बोली, घर चल करके दूंगी, नहीं तो तुम दोनों सारा प्रसाद जमीन पर फैला दोगे। बच्चे जिद करने लगे कि अभी प्रसाद खाना है। तभी वो दूसरी बुजुर्ग महिला बोल पड़ी, दे देना सरगम बच्चों को प्रसाद, क्यों सताती है इन्हें। प्रसाद जमीन पर गिर भी गया तो ये तो बच्चे हैं, इनकी भूल चूक तो भगवान भी माफ कर देते हैं। उस बूढ़ी औरत के मुंह से जब कमलेश्वर ने सरगम नाम सुना तो सदमे में पड़ गया। वो सब घर को चल पड़े तो कमलेश्वर भी उनका पीछा करने लगा। वो यही सोच रहा था कि कहीं ये उसकी बचपन वाली सरगम तो नहीं। कमलेश्वर उन सब के पीछे पीछे चल रहा था। सरगम ने गौर तो किया लेकिन उस अनजान शख्स को टोका नहीं। उसने सोचा वैसे भी बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पा रही हूँ, फिर से एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा।
कमलेश्वर ने उन सब का घर तक पीछा किया और जब घर देख लिया तो चुपचाप अपने घर की ओर बढ़ गया। लेकिन उसने सरगम का चेहरा ठीक से देख लिया था। उसके बचपन वाली सरगम और इस वाली सरगम में उसे काफी अंतर दिखाई दे रहा था। फिर उसने मन में सोचा कि हो सकता है समय के साथ साथ इंसान के नए नक और हाव भाव बदल जाते हैं। शायद सरगम के भी बदल गए हों। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गया। कमरा ही कहेंगे क्योंकि अभी वहां ना कोई सामान था और ना ही कोई गृहस्थी। कुछ देर वो अपने बिस्तर पर बैठा रहा। उसने अभी तक नाश्ता भी तो नहीं किया था, इसलिए उसे भूख महसूस हुई तो बाहर चला गया नाश्ता करने। नाश्ता करके आया तो वो फिर से मंदिर वाली सरगम के बारे में सोचने लगा और उसके बारे में सोचते वो कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब तक वो सो करके उठा तो शाम हो चुके थे। उसे अब चाय पीने की इच्छा हो रही थी, लेकिन घर पर तो सामान ही नहीं था, इसलिए वो बिस्तर पर लेटा ही रहा और कुछ सोचता रहा। फिर उसे याद आया कि उसने अभी तक बाबूजी को चिट्ठी भी नहीं लिखी है कि वो सकुशल पहुंच गया है। फिर उसने सोचा कि चलो फुर्सत बैठा हूँ तो लिख ही देता हूँ और कल ऑफिस जाते वक्त पोस्ट कर दूंगा। चिट्ठी लिखते लिखते अंधेरा घिर आया तो कमलेश्वर ने सोचा कि खाना ही खा आता हूँ और वो खाना खाने बाहर चला गया। संडे का दिन था तो बाहर काफी रौनक थे। उसे चाट की दुकान दिखी तो गोलगप्पे खाने का मन हो आया। वो दुकान पर पहुंचा तो उसे सरगम दिखी। वो भी बच्चों और बुआ को लेकर के बाहर निकले थे। बच्चे आलू टिक्की खाने की जिद कर रहे थे आज। उसने दोनों बच्चों के लिए आलू टिक्की ले ली और बुआ जी से भी पूछा कि आप क्या खाएंगी। बुआ बोली, ये हर्षित पूरी टिक्की नहीं खा पाएगा, छोड़ देगा तो मैं इसी में से खा लूंगी और फिर खाना भी तो बन गया है, फिर खाना बचा रह जाएगा, तू खा ले। मेरा भी मन नहीं है बुआ कुछ खाने का, मैं तो इन बच्चों की वजह से बाहर निकल आई, नहीं तो संडे के दिन बाहर निकलना तो मुझे झंझट भरा काम लगता है, सरगम बोली। कमलेश्वर पास में खड़े होकर के दोनों की बातें सुन रहा था। अब कमलेश्वर उनके सामने आ करके सरगम को देखने की फिर से कोशिश करने लगा तो सरगम उसके तरफ अपनी पीठ घुमा करके खड़ी हो गई। कमलेश्वर ने सरगम का ये व्यवहार देखा तो वो चुपचाप जा करके गोलगप्पे खाने लगा। सरगम वहां से बच्चों को और बुआ को ले करके वापस आ गई। फिर कमलेश्वर ने भी होटल में जा करके खाना खा लिया और घर आ करके आराम करने लगा। दूसरे दिन कमलेश्वर तैयार हो करके पहले डाक खाने गया, घर के लिए चिट्ठी पोस्ट की, फिर ऑफिस आ गया। दोपहर के समय वो खाना खाने ऑफिस की कैंटीन में पहुंचा और वहां उसकी नजर एकाएक सरगम पर पड़ी। वो वहां अपने टिफिन से खाना खा रही थी। कमलेश्वर ने भी कैंटीन के किचन एरिया से अपनी थाली लगवाई और सरगम की टेबल पर आ करके बैठ गया। उसे बैठता देख करके सरगम ने अपना खाना अधूरा ही छोड़ दिया, टिफिन बंद किया और टेबल से उठ करके चली गई और कमलेश्वर उसे जाता हुआ देखता रहा। उसने सोचा वो जितनी बार भी ये जानने की कोशिश करता है कि ये वही बचपन वाली सरगम है तो उतने ही बार सरगम उससे मुंह मोड़ करके चली जाती। इसी तरह जब भी सरगम कमलेश्वर के सामने पड़ती तो वो दूसरी ओर मुंह घुमा करके चल देती और कमलेश्वर बेचारा मन महसूस करके रह जाता। वो बस यही तो जानना चाहता था कि ये सरगम उसके बचपन वाली ही सरगम है या नहीं। इसी तरह काफी दिन बीत गए, लेकिन कमलेश्वर ये पता नहीं लगा पाया सरगम के बारे में कि वो कौन सी सरगम है। फिर एक रोज दोपहर के समय सरगम खाना खाने के बाद ऑफिस की बालकनी में अकेली खड़ी थी और बाहर की ओर देख रही थी। तभी कमलेश्वर भी उसके पास खड़ा हो गया और जैसे ही कमलेश्वर ने कहा, जरा सुनिए तो सरगम ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ कमलेश्वर के गाल पर रसीद कर दिया और वहां से चली गई। कमलेश्वर अपना गाल सहलाते हुए सरगम को जाते हुए देखता रह गया। उस दिन कमलेश्वर का पूरा दिन खराब निकला। अनमने मन से घर पहुंचा, दरवाजा खोलते ही देखा तो एक चिट्ठी नीचे पड़ी थी। शायद पोस्टमैन ने डाल दिया होगा, लेकिन इतनी जल्दी चिट्ठी का जवाब आ गया। भाई बड़ी फास्ट सर्विस हो गई है डाक खाने की।
अभी सुबह ही तो घर के लिए दूसरी चिट्ठी भेजी थी, इतनी जल्दी जवाब भी आ गया। तब कमलेश्वर ने चिट्ठी उठा करके देखा तो उस पर संयम का नाम लिखा था। उसने अपनी पड़ोसन वसुधा से संयम के बारे में पूछा तो वसुधा बोली, हाँ, आपसे पहले वो इस घर में रहते थे, उनके गांव से ये चिट्ठी आई होगी। अब वो तो इस दुनिया में रहे नहीं, लेकिन उनका परिवार इसी कॉलोनी में रहता है। मैं आपको मकान नंबर बता देती हूँ, आप चिट्ठी उन तक पहुँचा दीजिएगा। हो सकता है कि चिट्ठी बहुत जरूरी हो, इसलिए आप इसी वक्त चिट्ठी दे आइएगा तो अच्छा होगा। और उन लोगों से कहिएगा कि अपना नया एड्रेस सबको बता दें, नहीं तो उनकी चिट्ठियां आपके पते पर ही आती रहेंगी। जी भाभी जी, शायद आप ठीक कहती हैं। और इतना कह करके कमलेश्वर ने पता पूछा और सही जगह चिट्ठी पहुंचाने चल पड़ा। वसुधा के बताए हुए पते पर कमलेश्वर पहुंचा तो देखा कि ये तो वही घर है जहां उस दिन मंदिर वाली सरगम भीतर गई थी। इसका मतलब ये है कि सरगम का घर है। उसने दरवाजे पर पहुंच करके डरते हुए डोरबेल बजाई और अपने दोनों गालों पर हाथ रख लिए कि कहीं फिर से थप्पड़ ना पड़ जाएं। दमयंती बुआ ने दरवाजा खोला और पूछा, जी कहिए क्या काम है। कमलेश्वर ने चिट्ठी दिखाते हुए कहा, जी ये शायद आपकी चिट्ठी है, मेरे पते पर आ गई थी। शायद पहले आप लोग उस घर में रहते थे। कमलेश्वर के इतना कहते ही पीछे से सरगम ने दमयंती से पूछा, कौन आया है बुआ जी? तू ही आकर के देख ले, दमयंती बोली। दमयंती बुआ की बात सुन सरगम दरवाजे पर आई और उसने जैसे ही कमलेश्वर को देखा तो भड़क गई और कमलेश्वर से बोली, ये कहाँ की शराफत है मिस्टर? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? ये क्या नौटंकी लगा रखी है तुमने? अभी ऑफिस में कंप्लेन कर दूंगी तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे, समझे बच्चू? जी मैं तो बस ये चिट्ठी देने आया था जो मेरे पते पर आ गई थी। शायद आप पहले उसी घर में रहती थी, कमलेश्वर बोला। ठीक है तो लाइए चिट्ठी और मुझे दे दीजिए, सरगम बोली। जी आपसे कुछ और भी पूछना था। कसम खा करके कहता हूँ कि अगर मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल जाएगा तो आगे से फिर मैं कभी भी आपका पीछा नहीं करूँगा। कमलेश्वर बोला, जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, सरगम गुस्से में बोली। आप ये निशान पहचानती हैं? कमलेश्वर ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा। जब सरगम ने कमल के हाथ का निशान देखा तो उसने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, तुम कमल हो? ये तो बचपन में मैंने ही तुम्हारे हाथ पर दांत गड़ाए थे। ये सब कुछ तुमने पहले क्यों नहीं कहा? ऊपर से आज तुम मुझसे पिट भी गए तो तुम्हें मैं आज भी याद हूँ। मैं तो समझा कि तुम मुझे भूल गई, कमलेश्वर बोला। बचपन के दोस्त आसानी से नहीं भुलाए जाते। सरगम तूने इन पर हाथ उठाया, दमयंती बुआ बोली। मुझे लगा ये कोई लफंगा है जो मेरा पीछा कर रहा है। मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने धर दिया गाल पर झापड़। मुझे क्या मालूम कि ये कमल है, तो ये बात ये पहले नहीं बता सकता था? इसके मुंह में दही जमा था क्या? सरगम बोली। अब आ ही गया है तो अंदर बुला ले बेचारे को, और कितना हैरान करेगी। आओ बेटा तुम भीतर आओ, खाना तैयार हो रहा है, अब खाना खा कर के ही जाना। इसे तो अकल ही नहीं है, बताओ तो लड़के को झापड़ जड़ दिया, दमयंती बुआ बोली। तो और क्या करती, लगातार पीछा कर रहा था। पहले बता देता कि मैं कमल हूँ तो मैं ऐसा क्यों करती भला? मुझे सपना थोड़े ही आ रहा था कि ये कमल है और इसकी तो बचपन से ही आदत थी मुझे परेशान करने की, सरगम बोली। तुमने बताने का मौका ही कहाँ दिया, हमेशा मुंह मोड़ करके चली जाती थी। मैं परेशान करता था तुम्हें या तुम मुझे परेशान करती थी? झूठी कहीं की। बुआ जी ये जब देखो तब मुझे मार देती थी, बस लड़ती ही रहती थी। आपने भी देखा ना मेरे हाथ में इसके काटने का निशान है, कमलेश्वर शिकायत करते हुए बोला। अच्छा दोनों झगड़ा मत करो, इतने सालों बाद मिले हो तो दो घड़ी ठीक से बात कर लो, दमयंती बुआ बोली। आप सही कहती हैं बुआ जी, ये ही मुझसे लड़ती रहती है, मैं नहीं लड़ता हूँ इससे, कमलेश्वर बोले। हाँ मुझमें तो जैसे कांटे लगे हैं ना, सरगम बोली। तू सुनती क्यों नहीं है? अभी भी लड़के से बहस किए जा रही है तू, इससे बातें कर।
ला आज खाना मैं बनाए लेती हूँ, दमयंती बुआ बोली। ना ना बुआ जी, आप इससे बातें करो, खाना मैं बनाती हूँ, सरगम बोली। पहले ये तो बता, चिट्ठी किसकी है, दमयंती बुआ ने सरगम से पूछा। फिर सरगम ने चिट्ठी खोल करके देखी और दमयंती बुआ से बोली, दिनेश मामा की है। उन्होंने हम सब की खैर खबर पूछी है, तो कल ही जवाब दे देना और साथ में नया पता भी बता देना, नहीं तो खामखा कमलेश्वर को फिर परेशानी होगी, दमयंती बुआ बोली। हाँ बुआ जी, कल ही जवाब दे दूंगी, सरगम इतना कह करके फिर से रसोई में चली गई। तो अच्छा बेटा, ये बताओ तुम्हारी शादी हो गई, दमयंती ने कमलेश्वर से पूछा। ना बुआ जी, अब तक कोई मिली नहीं, कमलेश्वर सकुचाता हुआ बोला। ऐसा कैसे कि तुझ जैसे भले लड़के को आज तक कोई लड़की ना मिली, दमयंती बुआ ने पूछा। बस बुआ जी नहीं मिली, कमलेश्वर बोला। फिर बुआ जी ने सरगम की राम कहानी कमलेश्वर को कह सुनाई। ये सुन करके कमलेश्वर को बहुत दुख हुआ और सरगम की चिंता भी हुई। उस रात कमलेश्वर ने सबके संग खाना खाया और बहुत सारी बातें भी की, बच्चों के साथ भी खेला। बड़े दिनों बाद आज सरगम के घर पर कोई मेहमान आया था, वो भी बिल्कुल अपना सा, जिसे वो बचपन से जानती थी और पूरी तरह से उस पर आंख मूंद करके भरोसा कर सकते थे, और उसने किया भी यही। कमलेश्वर खाना खा करके अपने कमरे पर चला आया और एक सुकून भरी सांस ली। आज वो बहुत खुश था, जिसे वो सालों से ढूंढ रहा था, आखिर वो उसे मिल ही गई। इसका मतलब ये था कि उसकी दुआ सच्ची थी, जिसे ईश्वर ने कबूल कर ली थी और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया था। कहते हैं ना कि सच्चे दिल से अगर कुछ भी मांगो तो सारी कायनात उसे मिलाने में जुड़ जाती है। यही कमलेश्वर के साथ भी हुआ था। फिर तो अपने बिस्तर पर आ करके लेट गया और सरगम के बारे में सोचने लगा कि बेचारी ने कितने दुख सहे, लेकिन अब वो उसे मिल गई है तो उसे कोई भी कष्ट नहीं होने देगा। उसके सारे दुख, सारी तकलीफें वो अपने सिर ले लेगा। यही सोचते सोचते कमलेश्वर को नींद आ गई। उधर बिस्तर पर लेटते ही सरगम भी कमलेश्वर के बारे में सोच रही थी। उसने मन में सोचा कि ये तो जैसे पहले था वैसा अब भी है, दब्बू कहीं का, पहले भी मुझसे मार खाता था और अब भी मार खा गया बेचारा। उस दिन पूछ लेता जिस दिन पहली बार मंदिर में मिला था, तो कम से कम बेचारे को झापड़ तो ना पड़ता। और ये सोच करके सरगम खिलखिला करके हंस पड़ी। क्यों हंस रही है बिना बात के, उसकी हंसी सुन करके दमयंती ने पूछा। कुछ नहीं बुआ, कमल के बारे में सोच करके हंस रही थी कि बचपन में भी मुझसे मार खाता था और अब भी झापड़ खा गया, लेकिन उसने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। मुझसे उम्र में 1 ही साल तो बड़ा है, चाहता तो मेरे बाल खींच लेता, चाहता तो झापड़ मार देता, लेकिन उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। मार भी खा जाता था, गलती मेरी होती और मैं ही रूठ जाती तो मनाने भी वही आता था। बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, सरगम बोली। अच्छा ठीक है, अब सो जा, सुबह ऑफिस भी तो जाना है, दमयंती बुआ बोली। हाँ बुआ, अब मैं सो जाती हूँ, सरगम बोली। और इतना कह करके सरगम सोने की कोशिश करने लगी। बुआ ने भी करवटें ले ली और सोचने लगी। आज कितने अरसे बाद सरगम के चेहरे पर हंसी आई है, नहीं तो कितनी बुझी बुझी सी रहती थी वो। अभी उम्र ही क्या है बेचारी की, इतनी सी उम्र में इतना बड़ा दुख मिल गया उसे। न जाने ऊपर वाले की क्या मर्जी है, बेचारी बच्ची को इतना कष्ट उठाने पड़े। कितना अच्छा हो अगर कोई उसका हाथ थाम ले, उसके बच्चों का सहारा दे दे, लेकिन ऐसे इंसान दुनिया में कहाँ मिलते हैं। अगर कमलेश्वर ही उसकी जिंदगी में उसके सुख दुख का साथी बन करके आ जाए तो कितना अच्छा हो, कितना अच्छा बच्चा है वो। मुझे तो उसमें अपने संयम की झलक दिखाई देती है, स्वभाव का भी वैसा ही है, उदार और शिष्ट है। काश कि वो ही मेरी सरगम का साथी बन जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगी। लेकिन क्या वो एक विधवा से ब्याह करेगा?
पहाड़ सी जिंदगी पड़ी है, आगे ना जाने कैसे काटेगी बेचारी। मैं जानती हूँ कि विधवा का जीवन कैसा होता है, पल पल मर करके जीना पड़ता है औरों की खुशी के लिए। हे ईश्वर, बच्ची की मदद करें, उसे उसकी मंजिल की ओर ले जाओ और उसकी मंजिल कमलेश्वर ही हो। मन ही मन दमयंती बुआ सरगम के लिए दुआ मांगने लगी थी। सरगम को कभी भी दुख नहीं देखना सरगम को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहती थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि इस जालिम समाज में अकेली नारी का रहना कितना मुश्किल होता है। तरह तरह की गंदी निगाहों से लोग उसकी ओर देखने लगते हैं। अकेली औरत को कहीं भी ठौर नहीं मिलना। और मैं ये कभी नहीं चाहती कि मेरी सरगम के साथ ऐसा हो। मेरे ऊपर तो सदा मेरे बाबूजी का हाथ रहा, तो मेरी जवानी को दाग नहीं लगा, लेकिन सरगम के ऊपर कोई भी ऐसा हाथ नहीं है जो उसे छत्र छाया दे सके। और दमयंती यही सोचते सोचते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। अब कमलेश्वर एक दो दिन बाद शाम के वक्त सरगम के घर आ ही जाता। साथ में जो सब्जी उसे खानी होती वो लेता आता। कभी बच्चों के लिए मिठाइयाँ ले आता तो कभी फल। उसका घर आना बच्चों को भी भाने लगा था। वे कमल अंकल कह करके उसकी गोद में चढ़ जाते और कमल भी उन्हें प्यार से गले लगा लेता। ये सब दमयंती देखती तो खुश हो जाती। कभी कभी पूरा परिवार कमल के साथ घूमने बाहर भी जाता। सरगम का कमलेश्वर से मेल जोल माधुरी को बिल्कुल भी ना सुहाता था। वो कॉलोनी में घूम घूम करके दोनों की दोस्ती को लेकर के कीचड़ उछालने लगी। माधुरी ने आग लगाई तो कॉलोनी वालों को भी उनकी दोस्ती खटकने लगी। जब ये बात वसुधा तक पहुंची तो उसने माधुरी को डांटा भी कि किसी पर बिना सबूत के इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। जब तुम आंखों से देख लो तब कुछ कहना। मैं सरगम को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और बहुत पहले से जानती हूँ। अगर मैंने सरगम के बारे में आज के बाद कुछ भी उल्टा सीधा सुन लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वसुधा की बात सुन करके माधुरी को मिर्ची लग गई और सड़ा सा मुंह बना करके वो वहां से चली गई। ये बात उड़ते उड़ते सरगम तक भी पहुंच गई। उसे ये बात वसुधा दीदी ने बताई। तब सरगम बोली, दीदी वो मेरे बचपन का दोस्त है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो एक दोस्त के नाते मेरी कभी कभी मदद कर देता है। उसके परिवार का मेरे परिवार से बहुत ही गहरा नाता था, उसी नाते को निभाता चला आया है बस। सरगम की बात सुन करके वसुधा बोली, अच्छा ये सब छोड़, माधुरी तो गंदे दिमाग की औरत है, इसलिए उसके दिमाग में ये सब चलता रहता है। तुझे एक खुशखबरी सुनाती हूँ। तू तो जानती है कि अवंतिका स्कूल में नौकरी करती है, तेरे साथ ही तो पढ़ी, लेकिन तेरी शादी तो कच्ची उम्र में हो गई थी। तुझे पता है अवंतिका ने अपने लिए एक लड़का चुन लिया है और अगले हफ्ते ही उसकी शादी है। सब कुछ बहुत जल्दी में तय हो गया और हम लोग जा रहे हैं उसकी शादी पर। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। तो शादी कहाँ से होगी? सरगम ने पूछा। वहीं से जिस शहर में वसुधा नौकरी करती है, लड़का भी वहीं का है। वसुधा बोली, यहाँ से होती तो मैं भी शामिल हो लेती। सरगम बोली, तू भी चलना हमारे साथ। वसुधा बोली, दीदी यहाँ से होती तो शामिल हो जाती, रहने दीजिए ना, बच्चों को भी ले जाना पड़ेगा और बुआ को भी, और बुआ को ले जाना ठीक नहीं रहेगा। पता है वो नहीं जाएंगी। सरगम बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी शॉपिंग तो करवा सकती है ना। सब के लिए साड़ियाँ लेनी है, अवंतिका के लिए भी कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। वसुधा बोली। तब सरगम बोली, दीदी मैं जरूर शॉपिंग पर चलूंगी आपके साथ, आपका ये काम तो मैं करवा ही दूंगी। सरगम बोली। और फिर सरगम ने वसुधा के लिए अवंतिका से एक दो दिन की छुट्टी ले करके उसकी शॉपिंग करवाई और खुशी खुशी वसुधा अवंतिका की शादी में चली गई। और वसुधा के कॉलोनी से बाहर जाने का फायदा माधुरी ने आखिर उठा ही लिया। माधुरी तो इसी ताक में थी कि कब वो सरगम और कमलेश्वर को साथ साथ देख ले और उनके रिश्ते को कलंकित कर दे। सरगम को खूब
सरगम को खुश देख करके उसके सीने में सांप लौटने लगते हैं। वो खुद ही एक चरित्रहीन महिला थी, इसलिए अब तक उसने शादी नहीं की। वो मौके की तलाश में थी और आखिरकार उसे एक दिन मौका मिल ही गया। वट सावित्री का त्योहार था। इत्तेफाक से उस दिन इतवार था। सबकी ऑफिस की छुट्टी थी। उस दिन कॉलोनी की बहुत सी सुहागिनों ने इस व्रत को किया। सभी सुहागिन संपूर्ण श्रृंगार करके पूजा के लिए कॉलोनी के बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठी हो गई। वो बरगद का पेड़ सरगम के घर के ठीक सामने था और बरगद के पेड़ के बगल में बिल्कुल छोटा सा मंदिर और कुआं भी था। आज पंडित जी ने पूजा के लिए कुएं में छोटी सी पीतल की बाल्टी लटका रखे थे। वो इसलिए कि सभी औरतें पूजा के लिए कुएं का पानी ही इस्तेमाल करेंगे। इतवार का दिन था तो कमलेश्वर सरगम के घर पहुंच गया। बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान ले करके बुआ बोली, अब आ ही गए हो तो दोपहर का खाना खा करके जाना। बच्चों ने खिड़की से देखा कि सब पूजा कर रहे हैं तो वे भी पूजा बाहर जा करके देखने की जिद करने लगे। लेकिन सरगम बाहर नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वो भी पहले इस व्रत को किया करते थे, लेकिन संयम के जाने के बाद उसकी मांग से सिंदूर ही चला गया तो फिर किसके लिए वो ये व्रत करती। सभी सुहागनों को देख करके उसने भी सोचा कि आज संयम होता तो वो भी इस तरह की दुल्हन की तरह श्रृंगार करती। बच्चों के ज्यादा जिद करने पर सरगम को बाहर आना ही पड़ा। बच्चों के साथ साथ बुआ भी बाहर निकल आई। सब बाहर निकले तो कमलेश्वर अकेले अंदर क्या करता, वो भी बाहर निकल आया और सभी पूजा देखने लगे। पूजा देखने के लिए कॉलोनी की और भी औरतें इकट्ठी हो गई जो इस व्रत को नहीं करती थी। वो भी सबके साथ में वहां पर माधुरी भी मौजूद थी। माधुरी को तो बस मौका चाहिए था सरगम की इज्जत उछालने का। वो कब से इस मौके की तलाश में थी और आज उसे वो मौका भी मिल गया था। पूजा बस अभी खत्म ही हुई थी कि पंडित जी कथा बाँच करके मंदिर में पहुंचे ही थे कि माधुरी ने वहां मौजूद महिलाओं से खुसुर फुसुर करनी शुरू कर दी। वो सबसे बोली, देखो तो सुहागनों के बीच में ये अभागन क्या कर रही है। यही तो होता है, लोगों को दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती। अपना सुहाग और मांग का सिंदूर तो खो दिया और दूसरों पर नजर लगाने आ जाते हैं। माधुरी की बात सुन करके सरगम को बहुत बुरा लगा और वो अपने घर के भीतर जाने लगी, लेकिन दमयंती बुआ ने उसे इशारे से घर के भीतर जाने से मना कर दिया तो सरगम रुक गई। ये बात कमलेश्वर को भी बहुत बुरी लगी, लेकिन उसने सोचा औरतों का मामला है, उसका यहाँ बोलना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, इसलिए उस समय वो चुप्पी लगा गया। लेकिन माधुरी चुप ना हुई और वो फिर से बोली, देखो तो इतना सुनने के बाद भी लोगों में जरा सी भी शर्म नहीं रह गई है। बेशर्मों की तरह यहीं खड़े हैं। माधुरी ने आग तो लगा ही दी थी। थोड़ी देर में उसमें धुआं भी उठने लगा और उनमें से कुछ औरतें माधुरी की हाँ में हाँ मिलाने लगी और उनमें से एक बोली, सही कहती हो माधुरी, लोगों में शर्म लिहाज तो जैसे रह ही नहीं गया है। कब से सब खुल्लम खुल्ला चल रहा है। हमारी भी बहू बेटियां इस कॉलोनी में रहती हैं, न जाने उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, लेकिन लोग मानते ही नहीं हैं। बेशर्मी जो लाद रखी है। उन सब की बात सुन करके अब दमयंती बुआ चुप नहीं रह सकी और सबसे बोल पड़ी, आप सब लोगों के कहने का मतलब क्या है? जो कुछ कहना है खुल करके कहिए ना। तभी माधुरी बोल पड़ी, अब भला बोलने लायक रह क्या गया है? हम सब अंधे नहीं हैं, हम सबको सब दिखाई देता है जो अनर्थ हो रहा है ना। उस अनर्थ को आपके अलावा सभी देख रहे हैं। कैसा अनर्थ हो रहा है भला मैं भी तो सुनूं। किसी पर ऐसे कैसे झूठा इल्जाम लगा सकती हैं आप सब? दमयंती बुआ बोली। तभी उनमें से एक और बोली, वाह जी वाह, झूठा इल्जाम आपके घर में जो हो रहा है वो सबको दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है मेरे घर में? दमयंती बुआ ने पूछा। यही कि जवान विधवा बहू से मिलने गैर मर्द आता है और आपको कोई ऐतराज ही नहीं है। वो औरत बोली, किसे गैर मर्द कह रही हो? वो तो उनके बचपन का दोस्त है। दमयंती बुआ बोली। उनमें से एक फिर बोली, जाओ जी जाओ, हमने ऐसे बहुत से बचपन के दोस्त देखे हैं। दोस्ती की आड़ में पराये मर्द के संग गुड़छल्ले उड़ा रही है।
और इसे आप दोस्ती का नाम दे रही हैं। तभी सरगम चीख पड़ी, ये सब क्या लगा रखा है आप लोगों ने? मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, कोई कुछ भी कहता रहेगा। मुझे पता है कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया है। पाप करने वाला कभी अपना पाप स्वीकार नहीं करता है सरगम। वहीं तुम भी कर रही हो, माधुरी बोली। मुझे पता है माधुरी कि ये आग तुम्हारी लगाई हुई है। जब मैं निर्दोष हूँ तो क्यों कहूँ कि मैं पापिन हूँ? भगवान साक्षी है कि मेरे मन में कोई खोट नहीं है। सरगम बोली। उनमें से एक फिर से बोली, सरगम तुम हमें क्या बता रही हो? क्या हमें दुनियादारी नहीं मालूम है? जवान औरत को देख करके हर मर्द बस यही चाहता है कि कब वो उसके आगोश में आ जाए। ये कैसी गंदी बातें कर रही हैं आप लोग मेरे लिए? ये कहते कहते सरगम रो पड़ी। अच्छा जी, देखो तो कैसा जमाना आ गया है। ये पाप करें और हम कहें भी ना कि तुम गलत कर रही हो। उनमें से एक फिर से बोली, तो क्या चाहते हैं आप लोग? सरगम ने पूछा। तुम कॉलोनी में ये गंदगी फैलाना बंद करो। माधुरी बोली, मैंने कोई गंदगी नहीं फैलाई है, मुझे मेरे बच्चों की कसम। सरगम बोली, तो फिर कमलेश्वर तुम्हारे घर में दिन रात क्यों घुसा रहता है? उनमें से एक ने पूछा। वो केवल मेरा दोस्त है और कुछ नहीं। सरगम बोली। तुम झूठ बोलती हो। माधुरी बोली। मैं झूठ नहीं बोलती। सरगम बोली। देखो तो कितनी सती सावित्री बनती है, इसकी तो नस नस में झूठ है। माधुरी बोली। चुप हो जाओ तुम सब, अब मुझसे और नहीं सुना जाता है। और सरगम ऐसा कहते कहते अपने कानों पर हाथ रख करके रोते हुए जमीन पर बैठ गई। अब कमलेश्वर इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो सरगम के पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए मंदिर तक ले गया। मंदिर से उसने सिंदूर उठाया और सरगम की मांग भर दी और फिर कॉलोनी वालों से बोला, अब आज के बाद कोई भी सरगम का नाम नहीं उछालेगा। आज से वो मेरी ब्याहता है, मेरी पत्नी है। मैं देवी माँ को साक्षी मानते हुए आज इसे अपनी धर्म पत्नी स्वीकार करता हूँ। आज से इसके बच्चे मेरे बच्चे और दमयंती बुआ मेरी माँ समान होंगी। अब वहाँ मौजूद औरतें के मुंह पर ताला लग चुका था और सब जहाँ तहाँ भाग खड़ी हुई। अपनी चाल उल्टी पड़ती देख करके सबसे पहले तो माधुरी भागी। पंडित जी भी कब से खड़े खड़े ये सब तमाशा देख रहे थे, लेकिन औरतों के बीच में बोलने की उनकी हिम्मत ना पड़ी थी। मांग में सिंदूर भरते ही सरगम हतप्रभ सी हो गई। जो हुआ उसकी उम्मीद उसे कतई नहीं थी। वो उस क्षण एकदम सन्न सी हो गई और चक्कर खा करके जमीन पर गिर पड़ी। कमलेश्वर ने फौरन ही सरगम को जमीन से उठाया और मंदिर के पास बैठा दिया। बुआ भी सरगम के पास बैठ गई। कमलेश्वर ने जल्दी से कुएं से पीतल की छोटी सी बाल्टी में पानी भरा और सरगम के पास आ करके उसके मुंह पर छींटे मारे। फिर सरगम ने आंखें खोली और गुस्से में बाल्टी उठा करके अपने सिर पर उड़ेल ली, जिससे उसकी मांग का सिंदूर धुल जाए। और वो फिर से आवेश में आ करके बोली, नहीं बनना है मुझे किसी की पत्नी। लो धुल गया सिंदूर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मांग में सिंदूर भरने की? ये करके तुम साबित क्या करना चाहते हो कि तुम मेरे बहुत बड़े हितैषी हो? मैं विधवा हूँ, इसका मतलब मैं असहाय हो गई हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं खुद को और अपने बच्चों को अच्छी तरह से संभाल सकती हूँ। मुझे ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं है। तुमने मेरी मांग भर दी तो क्या मैं तुम्हें अपना पति मान लूंगी? मेरे पति संयम थे और हमेशा वही रहेंगे। मैं उनसे ही प्यार करती थी और ताउम्र उनको ही चाहती रहूंगी। क्या हुआ जो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो मेरे दिल में हमेशा रहेंगे। उनकी जगह और कोई नहीं ले सकता है। चलो जाओ तुम यहाँ से और आइंदा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। अब मैं तुम्हारा मुंह भी देखना नहीं चाहती। और इतना कह करके सरगम ने कमलेश्वर की तरफ से अपना मुंह फेर लिया। सरगम की बात सुन करके पंडित जी सरगम के पास आ करके बोले, बेटी, इस बच्चे ने देवी माँ को साक्षी मान करके तेरी मांग भरी है, वो भी इन समाज वालों का मुंह बंद करने के लिए। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि इस बच्चे ने बिल्कुल सही किया, लेकिन उसे ये करने के लिए मजबूर किया गया। तुम समाज का मुंह बंद नहीं कर सकती थी, लेकिन इस बच्चे ने तुम्हारी मांग भर करके
गंदी सोच वालों की बोलती बंद कर दी। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने मंदिर में अपने पति को ही देवता स्वरूप बिठा रखा है, लेकिन बेटी तुम ये क्यों नहीं समझ रही हो कि वो अब तुम्हारी सहायता करने भगवान के घर से वापस नहीं आ सकता। बेटी, माना कि नारी में बहुत शक्ति होती है, वो साक्षात देवी काली का स्वरूप हो सकती हैं, लेकिन काली माँ भी स्वयं को भगवान शंकर के बिना अधूरा मानती हैं। तो बेटी, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि तुम अपना भला बुरा समझने में स्वयं सक्षम हो, लेकिन आज के दिन इन बच्चों ने तुम्हारी मांग भर करके गंदे समाज के मुंह पर जोर का तमाचा मारा है। तुम्हारे सम्मान की खातिर ही इसने पल भर में इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो मेरा तो यही मानना है कि तुम इसे दिल से अपना पति भले ही ना स्वीकारो, लेकिन समाज के सामने इसे आज अपना पति स्वीकार कर लो। यही तुम दोनों के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। पंडित जी की बात सुन करके दमयंती बोली, सरगम, पंडित जी की बात से मैं भी सहमत हूँ, लेकिन अभी तुम घर चलो, सब वहीं सोच विचार करेंगे। सरगम तो अब बहुत ही बड़ी उलझन में थी, इसलिए उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो बस अभी यहाँ से जाना चाहती थी। दमयंती बुआ ने पंडित जी को धन्यवाद दिया और कमलेश्वर से इशारों में कहा कि तुम अभी अपने घर जाओ, मैं बाद में तुमसे मिलती हूँ। कमलेश्वर अपने घर लौट गया और दमयंती सरगम और बच्चों को लेकर के घर आ गई। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल देखेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।